नमस्कार, आदाब। मैं हूं आबिद हुसैन, कक्षा 9 विषय वाणिज्य, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व। अध्याय 3 लेखांकन का सैद्धांतिक आधार। लेखांकन सिद्धांत, आधारभूत अवधारणाएं या मान्यताएं। लेखांकन का सैद्धांतिक आधार क्या होता है? तो लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का सैद्धांतिक आधार माना गया है। अतः यह आवश्यक है कि लेखापालों या लेखाकार में लेखांकन के मान्य सिद्धांतों, प्रथाओं, अवधारणाओं एवं लेखांकन मानक में अंतर संबंध स्थापित किए जाएं। लेखांकन का सैद्धांतिक आधार क्या है? कि लेखांकन सिद्धांत व लेखांकन मानक को लेखांकन का सैद्धांतिक आधार माना गया है। अब लेखांकन सिद्धांत का अर्थ, तो वर्षों के अनुभव, प्रयोग एवं आवश्यकता के आधार पर, जो बहुत वर्षों से अनुभव किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके आवश्यकता के आधार पर क्या हुआ कि लेखांकन पेशे यानी अकाउंटिंग प्रोफेशन ने कुछ निर्देशों, कुछ नियम बनाए हैं, को विकसित किया है, जिनका उपयोग व्यावसायिक लेन देनों को लिखने और आय विवरण तथा चिट्ठा के रूप में उनके प्रस्तुतिकरण में मानक यानी प्रमाप स्टैंडर्ड्स रूप में किया जाता है। इन्हीं निर्देशों व नियमों को लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। लेखांकन सिद्धांतों को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे संकल्पना यानी कंसेप्ट, परंपरा यानी कन्वेंशन, स्वसिद्ध मान्यताएं, मान्यता या परिकल्पनाएं आदि। अब हम सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। तो लेखांकन सिद्धांतों की मुख्य विशेषता यह है कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह यह दृढ़ एवं सर्वमान्य नहीं है। जिस तरह से भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में जो उनके विशेषता है, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उनके रूल हैं, जिनको प्रयोगशाला में इस्तेमाल करके साबित किया जाता है, वो क्या है, लेखांकन सिद्धांत वैसे नहीं है। इनका कर्मिक विकास हुआ है, ठीक है। इनका मूल्यांकन सर्वमान्यता या सर्वग्राह्यता के आधार पर ना होकर सामान्य स्वीकृति, जिसमें ज़्यादातर लोग मानते हैं, उसको लोग मान लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, के आधार पर किया जाता है। लेखांकन सिद्धांतों के लिए गैप यानी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम का प्रयोग किया जाता है। यह एक तकनीकी अवधारणा है जो मूलभूत नियमों, अवधारणाओं, प्रथाओं, परंपराओं एवं क्रियाविधि का वर्णन करती है, जो किसी समय विशेष पर स्वीकृत लेखांकन व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गैप के अनुसार लेन देनों का लेखा ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, ठीक है। जो उसका हिस्टोरिकल प्राइस है, जो उसका जिस मूल्य पर वो क्रय किया गया था, आज के मूल्य पर उसका लेखा नहीं किया जाता है। जिस मूल्य पर वो हम जिस डेट में भी खरीदे थे, अगर हम कोई भवन 50,000 रुपया में खरीदे थे, आज के डेट में उसका मूल्य 50 लाख रुपया है, तो भी हम उसका मूल्य 50,000 रुपया ही लिखते हैं। लेखांकन सिद्धांत क्या है? मनुष्यकृत हैं और यह अनुभव, तर्क और प्रयोग के आधार पर बनाए गए हैं। यह सिद्धांत लोचप्रद है, दृढ़ नहीं। यह सिद्धांत क्या है कि लोचप्रद है, इसमें समय समय पर इसको हम लोग थोड़ा छेड़छाड़ करके इसको लेखा जोखा करते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह दृढ़ नहीं है। लेखांकन सिद्धांतों की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित है। इनकी सत्यता की जांच प्रयोगशालाओं में या अन्य विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह नहीं की जा सकती है। दूसरा है विस्तृत दिशा निर्देश, यानी गैप के किसी विशेष संस्था या परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि वे सार्वभौम रूप से लागू होते हैं, क्योंकि यह एक विस्तृत दिशा निर्देश होते हैं, सामान्य स्वीकृति नहीं। लेखांकन एक सामाजिक विज्ञान है। लेखांकन सिद्धांत स्थिर प्रकृति के नहीं होते हैं, जैसे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत होते हैं, ठीक है।
यह स्थिर नहीं है, इसमें चेंजेबल हो सकता है, हम इसमें कुछ चेंजिंग ला सकते हैं। विकासशील, लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील है, अभी तक ये विकास की गति पर है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है, इसमें और अभी भी क्या है कि सुधार होने की संभावना है, ये भविष्य में सुधार हो सकता है। सत्यापन का अभाव, लेखांकन सिद्धांतों की एक प्रकृति यह भी है कि उनकी सत्यता की जांच प्रयोगशाला यानी लैब में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की तरह नहीं की जा सकती है। लेखांकन सिद्धांतों की आवश्यकता, तो जिस प्रकार भाषा को समझने व उसकी व्याख्या के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार लेखांकन को सही रूप में समझने के लिए व इसके प्रस्तुतिकरण के लिए लेखांकन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अतः इसके निम्न महत्व हैं, यह विकास के लिए आवश्यक है, लेखांकन व्यवहार के लिए आवश्यक है और लेखांकन सूचना की बोधगम्यता के लिए भी यह आवश्यक है। लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं, तो लेखांकन सिद्धांत मनुष्य द्वारा निर्मित सिद्धांत है, यह 3 मानदंडों को पूरा करता है, औचित्य, निरपेक्षता और व्यवहार्यता। लेखांकन सिद्धांत तीव्र गति से विकासशील है, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है, ठीक है, और लेखांकन सिद्धांतों की सूची का अभाव है। लेखांकन सिद्धांतों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये किस हद तक काम कर सकती है, उससे आगे नहीं बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है कि पूंजीगत एवं आयगत मतों में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेखांकन के सिद्धांत सर्वमान्य व व्यापक नहीं होते हैं, लेखांकन सिद्धांतों की सूची नहीं है, सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर होता है, सिर्फ मौद्रिक रूपों का लेखा किया जाता है, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण का प्रभाव होना और भावी अनुमानों का भ्रामक होना। लेखांकन अवधारणाएं या संकल्पनाएं, अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो मूलभूत लेखांकन अवधारणाओं से आशय उन मान्यताओं, नियमों व शर्तों से है जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का निर्माण हुआ। कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाएं या मान्यताएं इस प्रकार हैं। व्यवसाय की इकाई अवधारणा, अस्तित्व, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार एक पूर्ण एवं स्वतंत्र इकाई है। व्यापार के अस्तित्व को इसके स्वामियों, लेनदारों, प्रबंधकों और अन्य व्यक्तियों से अलग माना जाता है। मतलब व्यापार एक अलग इकाई है और उसका स्वामी अलग है, ठीक है। जो व्यापारी का जो स्वामी का जो लेन देन होगा वो अलग होगा और जो व्यापार का होगा वो अलग होगा। व्यापार और स्वामी को एक नहीं माना जाता है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। परंतु वैधानिक दृष्टि से एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यापार का स्वामी व्यापार से अलग अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि अगर एकाकी व्यापारी या साझेदारी व्यापार अगर ये दिवालिया होता है तो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी इसमें लगाई जा सकती है या जाती है। मुद्रा मापन अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लेखांकन में केवल उन्हीं तथ्यों या घटनाओं एवं लेन देनों का लेखा किया जाता है जिन्हें केवल निश्चित रूप से मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इस अवधारणा के तहत क्या होता है कि जिस लेन देन को, जिस घटना को मुद्रा के रूप में हम लोग माप सकते हैं उसी का लेखा करते हैं, जिसे मुद्रा में नहीं माप सकते हैं उसको हम लोग उसका लेखा नहीं करेंगे। लेखांकन की अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो लेखापालों ने व्यावसायिक कार्यों की प्रगति को दर्शाने के लिए लेखांकन अवधि सिद्धांत को विकसित किया है। यह अवधि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक हो सकती है। यानी कि जो लेखांकन होते हैं वो किस पीरियड के होते हैं ये उसमें बताया जाता है कि किस वर्ष या किस लेखांकन अवधि के लिए ये लेखा किया गया था या लेखा किया जा रहा है। भारत का लेखांकन अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार तब तक निरंतर चालू रहेगी जब तक कि व्यापारी दिवालिया नहीं हो जाता या व्यापार समापन की स्थिति में नहीं आ जाता। इस अवधारणा के तहत क्या होता है कि व्यापार एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, एक लंबे समय के लिए चलता रहेगा, जब तक कि क्या होता है कि व्यापार समापन की स्थिति में नहीं आ जाए या फिर उसका मालिक या उसका स्वामी मर नहीं जाता है या फिर वो दिवालिया नहीं हो जाता है। इस अवधारणा के अनुसार यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक कार्य करता रहेगा। लागत अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार 2 सिद्धांत हैं, संपत्तियों को लागत मूल्य पर लेखांकन करना
और संपत्तियों को ह्रास के बाद लेखांकन करना। तो जब हम लेखा करते हैं तो संपत्तियों को क्या होता है कि लागत जितने उसमें उसको क्रय करने में या उसको लगाने में, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने में जो भी उसका लागत आया है उसके आधार पर हम लेखा करें, या फिर उस पर क्या होता है कि जो संपत्ति का ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वक्त के साथ उसमें गिरावट होता है, उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको घटाने के बाद उसका लेखांकन किया जाता है। द्विपक्षीय अवधारणा यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो यह अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। यह दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस अवधारणा से बने समीकरण को लेखांकन समीकरण यानी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित समीकरण बनते हैं, जैसे संपत्तियां बराबर कुल देनदारियां एवं दायित्व। दूसरा है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। द्विपक्षीय अवधारणा के कारण दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह इस बात की व्याख्या करता है कि व्यवसाय के कोष यानी फंड के स्रोत क्या हैं, और दूसरी ओर यह बताती है कि उसका उपयोग कैसे हुआ है। सातवां है मिलान अवधारणा या आगम व्यय मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंसेस मैचिंग कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार व्यापारी को आय व्यय का मिलान करते रहना चाहिए ताकि वह इस बात का आकलन कर सके कि कितना व्यय यानी लागत करके कितना लाभ कमाया गया। यह अवधारणा बताता है कि व्यापारी को अपना समय समय पर अपना आय व्यय मिलान करते रहना चाहिए कि हमारी व्यापारिक स्थिति क्या है और कितना खर्च करके हमने कितना कमाया है। आगम मान्यता सिद्धांत यानी रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इसे आगम अवधारणा सिद्धांत भी कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार आय उस तिथि को उपार्जित यानी कमाई हुई मानी जाती है जिस तिथि को प्राप्त होती है। यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो चुका है, कुछ लेन देन हो चुका है, लेकिन हम आगम तब मानेंगे जब वो रकम हमें प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत दो शर्त है कि उपार्जन की क्रिया पूर्ण हो चुका है, नहीं पैसा कमाया जा चुका है और विनिमय भी लेन देन भी हो चुका है। नौवां है पूर्ण प्रकटी की अवधारणा यानी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो इस अवधारणा से आशय यह है कि वित्तीय विवरण पूर्ण ईमानदारी से तैयार किए जाने चाहिए और इसमें सभी तथ्यों और सूचनाओं का सही सही उल्लेख होना चाहिए। इसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे सूचनाओं को जो दबा दिया जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे चीज़ जो व्यापार से संबंधित है साफ साफ उसमें दर्शाया जाना चाहिए, पूर्ण प्रकट उसका होना चाहिए। एकरूपता की अवधारणा, तो प्रबंधकों द्वारा व्यापार के संबंध में निष्कर्ष निकालने और धारणाएं बनाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापार का लेखा करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक समान नियम और पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। जैसे किसी वर्ष संपत्ति पर ह्रास के लिए सरल रेखा विधि अपनाई जाती है तो वही विधि अगले वर्ष भी अपनाई जानी चाहिए। यानी कि जो मेथड से हम जो बही रख रहे हैं, अगर डेप्रिसिएशन काट रहे हैं तो जो मेथड है वो हर वर्ष क्या है एक ही तरह का विधि अपनाया जाना चाहिए। अगर हम इस वर्ष कुछ किए या दूसरे वर्ष कुछ किए और अलग अलग मेथड से उसका कैलकुलेशन भी, उसका अमाउंट भी, उसका वैल्यू भी अलग अलग आता है तो उसमें क्या होता है एकरूपता नहीं रह जाती है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि इसमें जो है एकरूपता होनी चाहिए। रूढ़िवादिता की अवधारणा, तो इस अवधारणा के अनुसार लाभ की उम्मीद ना करें परंतु सभी संभावित हानियों की व्यवस्था करें। तो हम लाभ का उम्मीद नहीं करें और जितनी भी तरह का संभावित हानि है उसका हमको व्यवस्था करते रहना चाहिए कि हमें भविष्य में अगर कोई ऐसा हानि होता है तो उसका हम निपटारा कैसे करेंगे। इस अवधारणा के अनुसार देनदारों पर छूट या अप्राप्य ऋण के लिए संचय होता है। जैसे कि अगर हम कुछ माल उधार बेचे हैं और मेरा वो देनदार है तो हमें कुछ संचय, कुछ फंड उसके लिए रखना चाहिए कि मान लीजिए कि जो देनदार है उसमें से कुछ पैसा हमको नहीं मिलेगा या फिर उतना पैसा हम उसको छूट में दे देंगे, जैसे कि हमने डिस्काउंट में डिस्कस किया था। अंतिम रहतिया का मूल्यांकन उसके बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। जैसे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम रहतिया है, हमारे पास बचा हुआ है तो उसका हम वैल्यू लगाते हैं। तो वैल्यू उस मूल्य पर लगाते हैं कि उसका जो
लागत मूल्य है कि उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, और या उसका मार्केट प्राइस अभी बाजार मूल्य कितना है, दोनों को हम तुलना करते हैं और दोनों में से जो कम होता है उसके आधार पर हम उसका क्या करते हैं, लेखा करते हैं। इस अवधारणा के अनुसार ह्रास की व्यवस्था की जाती है। रूढ़िवादिता के तहत क्या होता है कि जो भी संपत्तियां हैं हमारे पास उस पर हम ह्रास की व्यवस्था आवश्यक रूप से करते हैं। विनियोग के मूल्य में परिवर्तन के लिए प्रावधान, लेनदारों पर बट्टे की व्यवस्था नहीं की जाती है। अगर कोई लेनदार है तो हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम उसको पेमेंट करेंगे तो हमें वहाँ से बट्टा मिल जाएगा, इसका व्यवस्था नहीं किया जाता है। सारता की अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है और महत्वहीन तथ्यों को या तो छोड़ दिया जाता है या अन्य मदों में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे या फिर लिखते हैं, और जो महत्वहीन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं या फिर उसको किसी अन्य आइटम में शामिल कर देते हैं। 13वां है वस्तुनिष्ठा यानी निरपेक्षता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार समस्त लेन देन को एक उचित प्रमाण पत्र हो, उसकी पुष्टि के लिए व्यापारिक प्रपत्र होना चाहिए। माने जो भी लेखा हुआ है तो वो सही है या गलत है, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक पत्र होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र, उसको वेरीफाई करने के लिए एक स्लिप होना चाहिए, कागज़ होना चाहिए। सिर्फ मौखिक रूप से या फिर अंदाज से लिखने का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक जैसे कि पत्र व्यवहार होना चाहिए कि आप वीजा बिल, रसीद या वाउचर, कुछ भी इस तरह से प्रपत्र होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अंकेक्षक इसी के आधार पर क्या करता है कि लेखे की जांच करता है और अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख करता है कि लेखे सत्य है अथवा नहीं। 14वां है उपार्जन अवधारणा, एक्रुअल कंसेप्ट। इस अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय के किसी वर्ष विशेष के आयगत खर्च वे ही माने जाते हैं जो इस वर्ष विशेष से संबंधित होते हैं। उनका भुगतान किया गया है या नहीं या कब किया जाएगा महत्वहीन है। उपार्जन अवधारणा के तहत क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन हो चुका है, उसका भुगतान अभी हुआ है या नहीं हुआ है, उसका हम लोग इसी लेखांकन अवधि का मानते हैं। अगर नहीं हुआ है तो भविष्य में देना ही है। अगर हमें पैसे किसी को रकम देना है तो देना है, अगर हमें प्राप्त करना है तो वो प्राप्त तो लेना ही है, उसका लेखा हम करेंगे, चाहे वो इस वर्ष मिले या अगले वर्ष मिले, जब भी मिले, लेकिन लेखा हमको इसको करना ही पड़ता है। धन्यवाद।